हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। जैसे कि अभी रिवीजन का समय चल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने सारे पोएट्रीज को एक जगह पे सम अप कर दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, और हमारा सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। तो सबसे पहले इन दोनों का जो सेंट्रल आइडिया होगा ना वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। जब मैं इसको समझाऊंगा इसका सेंट्रल आइडिया आपको सामने दिखेगा, जब मैं इसको समझाऊंगा तो इसका सेंट्रल आइडिया आपको भी सामने दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डस्ट ऑफ स्नो की, ठीक है। तो इसमें हमारे जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो पोएम है उसके पोएट कौन है, ठीक है। तो इस पोएम में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो पोएट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बहुत ही ज़्यादा पेंसिव मूड में होते हैं। दैट मीन्स उनका मूड बड़ा ही खराब होता है और वो क्या करते हैं, एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं और अचानक जब वो उसके नीचे बैठते हैं तो एक क्रो वहाँ पे आता है और आने के बाद वो क्या करता है, उसके ब्रांच को देता है हिला, ठीक है। और हिला देने से क्या होता है, कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो है उनके हेड पे आके गिरता है और जैसे ही हेड पे आके गिरता है उनका पूरा माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस पोएम में हमें यही बताया गया है कि कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना वो क्या करती है, हमारे पूरे के पूरे नेचर में चेंज ला देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हेमलॉक ट्री जिसको इनऑस्पिशियस माना जाता है, हम क्रो की बात करें तो वो भी इनऑस्पिशियस है, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने मिलकर पोएट के पूरे दिन को खराब होने से क्या करता है, वो बचा लेता है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस दिख रहे होंगी, मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगा, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड पोएम पे, दैट इज फायर एंड आइस। और इस फायर एंड आइस के भी जो पोएट है वो सेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। एक चीज़ अपने माइंड में आप जरूर रखना, आप क्या कर सकते हो एग्जामिनेशन में अपने आंसर में ये नोट कर सकते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट थे जो क्या करते थे, नेचर से ही रिलेटेड पोएम्स लिखते थे और उनके हर एक पोएम में क्या होता था, कोई ना कोई सोशल मैसेज होता था। तो इस पोएम में भी कोई एक सोशल मैसेज है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये दुनिया जो है ना वो दो बार खत्म होगी, एक बार फायर से खत्म होगी और एक बार आइस से खत्म होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फायर का और आइस का मतलब वो फायर एंड आइस नहीं है जो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली फायर एंड आइस का यूज करते हैं। यहाँ पे फायर एंड आइस का मतलब हुआ, फायर का मतलब हो गया ग्रीड, डिजायर, लस्ट, और आइस का मतलब क्या हो गया, हेट्रेड। तो ये दोनों जो है ना वो लोगों के बीच में इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है कि जितना हम अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं उतना ये बढ़ते आता है। आप देख सकते हो कि अगर आप अपने लालच को रोकने का प्रयास करोगे ना वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये हेट्रेड को आइस की उपाधि यहाँ पे सिंबलिज्म नहीं इसलिए दी गई है क्योंकि आइस जो होता है ना वो ठंडा होता है। अगर हम आइस को छुएंगे तो वो हमको दर्द तो देगा लेकिन धीरे धीरे देगा। तो वैसे ये जो हेट्रेड होता है ना वो लोगों के इंसान में धीरे धीरे जनरेट होता है और वो क्या करते रहता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या करता है, हेट वाली फीलिंग्स आने लगती है। तो बेसिकली इस पोएम में यही बताया गया है कि किस तरीके से हमारे अंदर का जो ग्रीड है, हमारे अंदर की जो लस्ट है और हमारे अंदर जो हेट्रेड है ना वो लोगों के बीच में फैलती जा रही है और धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा, इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि ये दुनिया जो है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोएम पे। हमारा नेक्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू और इस पोएम को लिखा है हमारे पोएट लेस्ली नॉरिस ने, ठीक है। तो इस पोएम में बेसिकली हमारे पोएट जो है ना वो दो टाइगर का कंपैरिजन करते हैं, यानी एक टाइगर जो जंगल में होना चाहिए और एक टाइगर जिसको कंक्रीट के सेल में यानी जू में बंद करके रखा गया है, ठीक है। और इस पोएम में जो उसका सेंट्रल आइडिया है वो आपको सामने अभी दिख रहा होगा, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना। तो अब क्या है यहाँ पे कि ये जो टाइगर है ना वो टाइगर एक सेल के अंदर बंद होने के बाद उसकी क्या फीलिंग्स होती है ना, पोएट जो है वो जस्ट उसी को बता रहे हैं। यहाँ पे जो टाइगर है वो गुस्सा तो होता है लेकिन वो चल नहीं पाता, थोड़ा दूर चलता है लेकिन चलने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है ना वो उन बार्स के पीछे है। उसके बाद पोएट हमारे बताते हैं कि एक टाइगर को जंगल में होना चाहिए, वो जंगल जो एक विलेज के बगल में हो, ठीक है, जहां से एक नदी गुजरती हो और जहां पे कोई भी मोटा ताजा डियर आता हो पानी पीने के लिए और वो टाइगर क्या करे, उस पर झपट्टा मार दे,
ठीक है। एक टाइगर को ऐसा होना चाहिए कि वो जब भी किसी गांव के बगल से गुजर रहा हो तो वो अपने दांतों से और अपने पंजों से सभी गांव वालों को डरा कर रखे। लेकिन उस टाइगर को क्या किया गया है, एक कंक्रीट के सेल में बंद करके रखा गया है। बेचारा टाइगर, उसका जितना भी स्ट्रेंथ था वो सारा का सारा क्या हो गया, उस बार्स के पीछे रह गया, वो केज के अंदर रह गया। ठीक है। और जो भी विजिटर्स उस टाइगर को देखने के लिए जू में जाता है वो उस टाइगर को देखता है, टाइगर उनको देखता है और देखने के बाद उनको इग्नोर करके चला जाता है। ठीक है। और लास्ट में वो टाइगर क्या करता है, अपने ही उस कंक्रीट के सेल में बैठा रहता है, अब बैठे बैठे स्टार्स को देखता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पोएट ने एक ऐसे एनिमल के दर्द को समझा जो केज्ड होता है। ठीक है। वो टाइगर जिसको हंटिंग के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, वो टाइगर जिसको कोई खाना बना के ना खिलाए, वो खुद हंटिंग करके भी खाना खा सकता है, अपना खाना बना सकता है। ठीक है। लेकिन उस टाइगर को हमने क्या किया, जू में बंद करके रख दिया। ठीक है। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया था वो यही था कि पोएट जो है वो हमारा दिखाना चाहते हैं कि टाइगर जो होते हैं वो कितना सिंबलिकल होते हैं। ठीक है। और उनको किसी भी केज में कैद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि आप यहां से इस पोएम के सारे स्टैंजा वाइज जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसको आप देख लो। अगर आप चाहते हो कि लिटरेरी डिवाइसेस की वीडियोस मैं ला कर दूं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दो, मैं उनकी भी वीडियोस जो है वो जल्दी लाकर आपको दे दूंगा। आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। सो चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड पोएम की ओर। हमारा नेक्स्ट पोएम है द बॉल पोएम। ठीक है। और इसके जो पोएट है ना वो है जॉन बेरीमैन। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि कोई भी पोएम का पोएट का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो ये पोएम जो है ना वो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने वाला पोएम है। इसका मतलब कि इस पोएम में वो बताते हैं कि एक बच्चा होता है जिसके पास एक बॉल होता है और वो क्या करता है, हार्बर के किनारे उस बॉल से खेल रहा होता है। अचानक खेलते खेलते उसका जो बॉल होता है ना वो उस हार्बर में चला जाता है। अब वो बच्चा जो है वो बड़ा ही सैड हो जाता है और उस हार्बर की तरफ एक नज़र से ही देखा जाता है। अब दूर खड़े पोएट जो हैं वो उस बच्चे को, उसकी एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं और उनके माइंड में आता है कि मैं जाऊं और उस बच्चे को क्या करूं, कुछ पैसे दे दूं और वो जाकर एक नया बॉल खरीद लेगा, क्योंकि पोएट को खराब लगता है। लेकिन पोएट वहीं पे रुक जाते हैं, वो उस बच्चे के फीलिंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने उस बच्चे को पैसे दिए, अगर वो नया बॉल खरीद के लाया तो फिर वो नया बॉल लाएगा, फिर वो लाकर फिर बॉल को भुला देगा, फिर नया बॉल लाएगा, फिर उस बॉल को भुला देगा। डैट मीन्स कि वो बच्चा कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखेगा। पोएट जो है वो यही बताते हैं कि ये जो मनी होता है ना, वो मनी क्या करता है, मेटेरियलिस्टिक थिंग को खरीद कर लाता है, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो हमारे थॉट्स होती हैं, हमारी जो मेमोरीज होती हैं, हमारी जो इमोशंस होते हैं, उसको वो मनी कभी नहीं ला सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस फ़ोन या लैपटॉप जिससे भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मान लो आपको उसके साथ कोई ना कोई फीलिंग तो एसोसिएटेड होगा। अब मान लो वो लैपटॉप या कहीं से किसी भी तरीके से अगर वो आपके पास से खो गया, तब आपको कैसा लगेगा? आप नया लैपटॉप तो लेकर आओगे, आप नया फ़ोन तो लेकर आओगे, लेकिन उसके साथ जो मेमोरीज थी क्या उसको आप ला सकते हो वापस? नहीं ना। तो बेसिकली ये जो पोएम है ना वो हमको जस्ट यही सिखाती है कि हमें अपने चीज़ों को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसको सही सलामत रखने की, वरना अगर वो खो गया तो हमारी सारी मेमोरीज भी क्या होगी, खो जाएगी। तो इस पोएम का जस्ट सेंट्रल आइडिया यही था कि पोएट जो है वो ये सिखाना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। कोई भी चीज़ के साथ अगर हम अपने इमोशंस को कनेक्ट करते हैं ना, कोई भी मेटेरियलिस्टिक थिंग के साथ, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अगर वो चली गई तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। ठीक है। और अगर आपका आंसर आए ना, क्वेश्चन आंसर, तो आप जरूर ये लाइन लिख कर आना, दिस पोएम टीचेस अस द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप फटाक से इसका ले लो, सब लिटरेरी डिवाइसेस है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर। नेक्स्ट पोएम है अमांडा, जिसके पोएट हैं रॉबिन क्लेन। ठीक है। तो इस पोएम में बेसिकली क्या कहा गया है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हर बच्चे को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए हमेशा टोकते रहते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमारे साथ ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है। और कोई भी बच्चा जो है ना वो ये नहीं चाहेगा कि कोई उसके फ्रीडम को छीन ले उससे।
तो बेसिकली इस पोएम में अमांडा जो है वो एक छोटी सी बच्ची होती है और उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा उससे कहते हैं कि अमांडा क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया, अमांडा क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए, अमांडा इस तरीके से मत बैठो, अमांडा इस तरीके से बात मत करो, अमांडा क्या तुमने चॉकलेट खाना बंद किया, अमांडा क्या तुमने अपने नाखून काटे। तो इस तरीके से हर एक बात पे नैगिंग करना अच्छी बात नहीं है एक पेरेंट्स के लिए। और इस पोएम में हमें यही बताया गया है कि एक बच्चा जो ये सोचता है कि उसकी जो फ्रीडम है ना वो क्या कर ली गई है, उससे छीन ली गई है। ठीक है, किसके द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा। इसीलिए वो कहती है मैं तो एक रपुंजल हूँ, ठीक है, जो एक टावर में रहती हूँ और मेरी जो ज़िंदगी है ना बिल्कुल शांत है और किसी भी तरीके से मुझे कोई भी कुछ भी बोल दे मैं अपने बालों को खोलने वाली तो नहीं हूँ। एक बार तो वो ये भी कहती है कि मैं तो एक मरमेड हूँ। क्या आपको पता है मरमेड का मतलब क्या होता है, जलपरी। तो वो कहती है कि मैं तो एक मरमेड हूँ, मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है और मैं क्या कर रही हूँ, रेत में यानी सैंड में अपने बेयर्ड पैर से क्या कर रही हूँ, पैटर्न्स बना रही हूँ। तो जब आप इस पोम को पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे, तभी आपको ये पता चल गया होगा कि ये बच्ची जो है वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, उसके जो पैरेंट्स हैं ना वो कितना ज़्यादा उस पर नैगिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंट्रल आइडिया वो आपको दिख ही गया होगा। तो अब जो है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट आप ले लो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं। ओके, सो अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस की वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं उसको भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट है एनिमल्स, ठीक है, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमन ने। ठीक है, तो इस पोम में बेसिकली जो हमारे पोएट है ना वो क्या करते हैं, ह्यूमंस का कंपैरिजन एनिमल्स के साथ करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे अपनी सारी क्वालिटीज़ को खोता जा रहा है और एनिमल्स जो हैं उनमें उन ह्यूमंस की क्वालिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे दिखती जा रही है। ठीक है, तो हमारे पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, एनिमल बन जाऊं और एनिमल्स के साथ जाकर रहना चालू कर दूं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, शांत होते हैं और साथ साथ में वो क्या करते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं। ठीक है, यानी जो जितना उनके पास है उस चीज़ से वो क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वे लोग कभी भी अपने कंडीशंस पे ना तो रोते हैं, ना ही बिलखते हैं और ना ही कभी भी भगवान के सामने जाकर बोलते हैं भगवान मेरे पास ये नहीं है, भगवान मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। ऐसा कभी भी एनिमल्स नहीं करते, जबकि इसके कंपैरिजन में हम ह्यूमंस हमेशा क्या करते हैं, कुछ हुआ तो भगवान आपने किया। ठीक है, हमारा कुछ अच्छा हुआ तो हमने किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो भगवान ने किया। हम क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो बेसिकली यही कहा गया है कि ह्यूमंस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, हर एक वक्त अपने कंडीशंस पर ब्लेमिंग करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद पोएट ये भी बताते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी किसी को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते और किसी के भी सामने जाकर झुकते नहीं हैं। उनके लिए सब कुछ एक समान है, वो कभी रियलिटी से वापस नहीं भागते, उससे दूर नहीं भागते। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जो अमीर होते हैं उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, जो गरीब होते हैं उनकी हमारे नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जबकि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, सभी लोग बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई बहुत पूर्वजों का हो या फिर कोई नया नया जन्मा हो, सबके लिए एक समान है। और पोएट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड का यूज़ करते हैं, डैट इज़ टोकन्स। तो यहाँ पे पोएट के हिसाब से टोकन्स का मतलब क्या हुआ, इनोसेंस, काइंडनेस या ट्रूथफुलनेस, जो बहुत पहले ह्यूमंस के अंदर पाई जाती थी और आजकल ये बिल्कुल नहीं देखी जाती। एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए वो परेशान हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आज एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है और ह्यूमंस के अंदर ये नहीं है। तो बेसिकली इस पोम की सेंट्रल आइडिया जो यही है कि धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन का जो क्वालिटीज़ है उसको एक्वायर करते जा रहा है और ह्यूमंस जो है वो अपनी सारी क्वालिटीज़ को खोता जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो प्लीज़ आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले पोएम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसको लिखा गया है ऑगडेन नैश के द्वारा। ठीक है, तो ये जो पोएम है ना, इस पोएम में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है बेलिंडा, जिसके पास 4 पेट होते हैं। पहला पेट जिसका नाम होता है इंक और जो क्या होता है, एक ब्लैक कलर का किटन होता है। दूसरा वो होता है ब्लिंक, जिसका जो एक ग्रे कलर का माउस होता है। तीसरा होता है मस्टर्ड, जो एक येलो कलर का डॉग है। और फोर्थ होता है कस्टर्ड, जो एक रियल में ड्रैगन होता है।
तो आपको पता नहीं है ड्रैगन क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इसको कहते हैं हम ड्रैगन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पोएम में शुरू में दिखाया जाता है कि ये कस्टर्ड जो है वो कितना ज़्यादा क्या होता है, डरपोक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे जाते हैं ना, ये क्या होता है, कस्टर्ड अपनी बहादुरी दिखाता है। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, फटाफट समराइज़ करता हूँ। ये जो बेलिंडा है ना, वो क्या होती है, एक व्हाइट हाउस में रहती है इन सभी पेट्स के साथ, ठीक है। शुरू में दिखाया गया है कि ये बेलिंडा, ये किटेन जो है, माउस जो है, डॉग जो है, वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, कितने ताकतवर हैं, ठीक है। और कस्टर्ड जो है बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। लेकिन एक बार क्या होता है, एक पीरियड जो है वो बेलिंडा के घर के विंडो से क्या होता है, उसके घर में घुस जाता है। और जैसे उसके घर में घुसता है तो क्या होता है, सभी लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि वो जो छोटा सा माउस रहता है वो भी भाग जाता है, जो किटेन रहता है वो भी भाग जाता है, यहाँ तक कि इवन डॉग जो था वो भी भाग गया। लेकिन उसी समय जो कस्टर्ड था, जो हमेशा डरपोक होता था, हमेशा उसको डरपोक का जो एडजेक्टिव दिया गया है, वो क्या होता है, जागता है। और वो जागता है, वो क्या करता है, उस पीरियड की ओर झपट्टा मारता है। तो उस समय वो पीरियड क्या करता है, सबसे पहले अपनी बाटली होती है ना, वो बाटली पीने वाली, ठीक है। तो वो अपने बाटली से 2 घूंट शराब पीता है और बंदूक निकालता है और 2 गोली चला देता है कस्टर्ड पे। लेकिन एक भी गोली कस्टर्ड को नहीं लगती और कस्टर्ड क्या करता है, उसको पूरा का पूरा निगल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर से वो शांत हो जाता है। सभी लोग क्या करते हैं, अपनी बहादुरी फिर से दिखाने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन फिर भी जो हमारा कस्टर्ड है वो बेचारा शांत ही रह जाता है। तो ये पोएम जो है ना, वो बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा आयरनिकल है। दैट मीन्स ऊपर से दिखाया जाता है शुरू में कि मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक ये बहुत बहादुर है। लेकिन जैसे सिचुएशन सामने आता है, इनकी सारी बहादुरी चली जाती है, ये बेचारे डरपोक बन जाते हैं, ठीक है। और वो कस्टर्ड जिसको शुरू में दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, वो लास्ट में क्या बन जाता है, बहादुर बन जाता है। लेकिन फिर से जब वो कस्टर्ड उसको खा जाता है ना, तो उसके बाद बाकी सभी लोग वापस आते हैं, फिर से अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगते हैं कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन फिर भी जो हमारा कस्टर्ड है वो शांत रहता है, ठीक है। तो इस पोएम में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। अब सेंट्रल आइडिया आपको सामने दिख ही गया होगा। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो है ना, वो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं आप लोगों को इसका जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस है वो मैं देता हूँ। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो आप क्या करना, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उन सभी के साथ शेयर कर देना जो एक बार में सारे पोएम की रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप एग्जाम से पहले ही ये वीडियो देख रहे होगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, and if you like the video, please comment how you like this video and subscribe to my channel and share with your friends. And thank you so much for watching this video.